अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 11 जुलाई के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। रोज हम जो क्वेश्चन डेली करंट अफेयर में डिस्कस करते हैं वो सभी एग्जाम रिलीवेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए सेशन को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। डन। तो आइए शुरू करते हैं 11 जुलाई के सभी करंट अफेयर को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, आप सभी को आंसर भी पता होगा। देखिए, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया? तो इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के नए कोच हाल ही में बनाए गए हैं गौतम गंभीर। आंसर सी हो जाएगा। भारत के एक्स क्रिकेटर हैं। भारत के क्रिकेट टीम में इन्होंने 2011 में जो आईसीसी वर्ल्ड कप हम जीते थे वनडे का, उसमें फाइनल में 97 रन की पारी खेली थी गौतम गंभीर। ओके, तो गौतम गंभीर को बीसीसीआई के द्वारा हाल ही में इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया। इनके पहले अभी तक इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ थे, यही कोच थे। अभी हमने T20 वर्ल्ड कप 2024 जो जीता है उसमें भारत के कोच राहुल द्रविड़ ही थे। इनका कार्यकाल खत्म हुआ है और अब नए कोच बनाए गए इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के गौतम गंभीर। देखिए, गौतम गंभीर के बारे में आपको यह चीज पता होना चाहिए कि ये नई दिल्ली से आते हैं, नई दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्हें खेलों के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण 2008 में अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है और 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था गौतम गंभीर। ओके, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के नए कोच हाल ही में नियुक्त किए गए। आगे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया? तो ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ संत या सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है रशिया का। आपको पता है अभी नरेंद्र मोदी रशिया की यात्रा पर थे। यहां पर व्लादिमीर पुतिन के द्वारा या रशिया के द्वारा भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोनों देशों के मध्य में व्यापार और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी को इस सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ संत एंड्रयू द एपोस्टल, रशिया का, पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया। लास्ट ईयर और 2024 के भी शुरुआत में काफी सारे अलग अलग नागरिक सम्मानों से भारत के पीएम को नवाजा गया था। हमने सबको डिस्कस किया है, ये एक नया है तो इसको याद रखिएगा। रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। 1698 में रशिया के राजा थे जॉर्ज पीटर द ग्रेट, इन्होंने शुरुआत की थी। क्या नाम था? जॉर्ज पीटर द ग्रेट। इन्होंने शुरुआत की थी 1698 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान की। वैसे ये रशिया के नागरिकों को दिया जाता है मिलिट्री के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए या अदर सेक्टर में रशिया में उनके योगदान के लिए रशिया के नागरिकों को दिया जाता है, पर इंडियन पीएम को दिया गया है। पहले इंडियन जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, फर्स्ट इंडियन, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। वैसे चौथे नॉन रशियन व्यक्ति, रशिया के द्वारा रशिया के बाहर के 4 व्यक्तियों को ही अभी तक यह सम्मान दिया गया है। इंडिया से यह सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पीएम नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कहां का? देखिए, 9 जुलाई को मॉस्को में पीएम नरेंद्र मोदी को रशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। नाम याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ संत एंड्रयू द एपोस्टल, यह रशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है, पीएम को दिया गया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे दे देता हूं। तो आप सभी के लिए कंप्यूटर की ई बुक अवेलेबल है फ्रेंड्स, काफी नॉमिनल चार्जेस में। यहां पर देखिए 15+ आपको पीडीएफ यहां पर अवेलेबल होगी। कंप्यूटर के जितने भी 15 टॉपिक्स हैं वो यहां पर कवर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम के लिए यहां पर ये कंप्यूटर आपके लिए सफिशिएंट होगा। ओके, तो काफी नॉमिनल चार्जेस है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आप क्लिक करके डायरेक्ट कंप्यूटर की ई बुक को अवेल कर सकते हैं। डन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे।
अगला क्वेश्चन हमारा फोकस क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा बड़ा भी है, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौते पर भारत द्वारा हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। यूनाइटेड नेशन द्वारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कब अपनाया गया था? कंफ्यूज, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। देखो मैं आपको बता देता हूं, एक लॉ है यूनाइटेड नेशन का जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। समुद्री लॉ है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री लॉ। पूरे वर्ल्ड के लोग समुद्र में किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, किन संसाधनों पर किसी देश का हक होगा समुद्र के, है ना। अंतरराष्ट्रीय कानून है ये एक तरह का, अगर कोई शिप जा रहा है मालवाहक तो वो कहां से होकर गुजर सकता है, कितना उसको समुद्री एरिया को यूज करने का अधिकार है, उस पर कितनी पाबंदियां हैं, किसकी पाबंदियां होगी, ये सभी एक लॉ है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून आप इसको बोल सकते हैं, यूनाइटेड नेशन का कानून है। इसे लागू किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1982 में, ठीक है। 1982 में अपनाया गया था और फिर बाद में एक बार में लागू किया गया 1994 में, ठीक है। तो देखिए 1982 में इसे अपनाया गया था। यहां पर शुरुआत का सन पूछा है तो यूनाइटेड नेशन ने इस लॉ को बनाया था और अपनाया था 1982 में, और फिर इसका क्रियान्वयन किया गया आगे चलकर, ठीक है, 1994 में। तो अपनाए जाने का सन पूछा है 1982। इसके तहत 2 समझौते समुद्री कानून को लेकर पहले हो चुके हैं, ये तीसरा समझौता आया है यूनाइटेड नेशन का। इस लॉ के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जो जैव विविधता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यह लॉ है, इसी के तहत है, ठीक है। भारत की जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उन्होंने हाल ही में इस पर मंजूरी दी है कि ठीक है, ये जो लॉ है यूनाइटेड नेशन का समुद्र कानून के तहत ये जो नया समझौता आया है इस पर हम मतलब इंडियन गवर्नमेंट अपनी मंजूरी दे देगी, ये कहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। समझ में आया? ध्यान से सुनना, समझ में आएगा, आगे और एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। देखो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, वहां पर आ नहीं रहा था तो इधर पढ़ लेना जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, ठीक है। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है किसको? राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौते को, या फिर यूं कहा है कि भैया इंडियन गवर्नमेंट दे देगी मंजूरी, आप टेंशन मत लो। ये जो समझौता है ना ये यूनाइटेड नेशन के कानून के तहत है, और यूनाइटेड नेशन का वो कानून यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, इसको आप यहां पर ये समझिए, तो आपको समझ में आ गया कि भाई आपके समुद्री एरिया के अलावा बाहर के समुद्री एरिया, अंतरराष्ट्रीय समुद्री एरिया में भी आप जैव विविधता को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेंगे। यह समझौता है, भारत ने अपनी मंजूरी दे दी है, लगभग साइन कर देंगे हम, ठीक है। अब ये जिस कानून के तहत लाया गया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून है, पूरे वर्ल्ड में समुद्री क्षेत्र को देश कैसे यूज कर सकते हैं, नेविगेशन को कैसे यूज कर सकते हैं, औद्योगिक गतिविधियां किन किन क्षेत्रों में की जा सकती है, समुद्र में केबल बिछाना हो, पाइपलाइन बिछाना हो तो उसके लिए क्या लॉ है, ये सब पर्टिकुलर संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसमें मेंशन किया गया है। और इसी के तहत किसी भी देश को एक समुद्री सीमा भी दी गई है, वो 200 नॉटिकल मील की है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये समझ में आ गया कि भैया ये क्या है ना, कानून क्या है, ठीक है। विश्व के देशों द्वारा महासागरों का और उसके संसाधनों का उपयोग कर कैसे किया जाएगा, इसके लिए कानून या लॉ प्रदान करता है यूनाइटेड नेशन का ये कानून, ठीक है ना। देखिए समुद्री क्षेत्रों को अलग अलग जोन में विभाजित किया जाता है, जो समुद्री क्षेत्र है उनको अलग अलग जोन में विभाजित किया जाता है यूनाइटेड नेशन के अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत। एक होता है किसी भी देश के 3 क्षेत्र होते हैं, देखिए 12 नॉटिकल मील में होता है टेरिटोरियल वाटर एरिया, 24 नॉटिकल मील में होता है संलग्न क्षेत्र, और 200 नॉटिकल मील में होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है।
प्रादेशिक जल क्षेत्र 12 नॉटिकल मील में, संलग्न क्षेत्र होता है 24 नॉटिकल मील का एरिया, 12 नॉटिकल मील, ठीक है, 24 नॉटिकल मील, और यह है 200 नॉटिकल मील। मैप पे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी भी देश का, जैसे भारत का अगर हम कोस्टल एरिया रहे, दक्षिण भारत का अगर हम एरिया लें तो यह समुद्री क्षेत्र है, आपको पता है। तो समुद्री क्षेत्र में 12 नॉटिकल मील तक का एरिया भारत का टेरिटोरियल वाटर एरिया है, प्रादेशिक जल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में क्या होता है कि वही कानून, भारत के सारे कानून लागू होंगे जो भारत की भूमि पे लागू होते हैं, वो 12 नॉटिकल मील के समुद्री एरिया में भी लागू होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है संलग्न क्षेत्र, ठीक है। संलग्न क्षेत्र की बात करें तो ये 24 नॉटिकल मील तक होता है। थोड़ा सा बढ़ा लो, डबल कर लो, 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील के एरिया में भारत के, हम कोई भी अगर शिप इस एरिया में आता है तो हम उससे शुल्क वसूल सकते हैं, कुछ थोड़े से अदर हमें बेनिफिट होते हैं, लेकिन 12 नॉटिकल मील से थोड़े कम बेनिफिट होते हैं। 12 नॉटिकल मील में तो पूरे कानून भारत के लागू हो रहे, वैसे ही ट्रीट होगा समुद्री एरिया 12 नॉटिकल मील में जैसा हमारी भूमि, भारत के अंदर के क्षेत्र को ट्रीट किया जाता है। लेकिन 24 नॉटिकल मील में हम किसी शिप से शुल्क वसूल सकते हैं और उससे टैक्स ले सकते हैं और कुछ अदर बेनिफिट है, ठीक है ना। देखिए, इसके अलावा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो 200 नॉटिकल मील तक होता है। 200 नॉटिकल मील के एरिया में भारत जितने भी समुद्र में संसाधन पाए जाएंगे उस पर रिसर्च और उपयोग का अधिकार भारत का होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल मिल गया, मछली पकड़ने का अधिकार जो है, कहीं तेल मिल गया भाई, पेट्रोल मिल गया समुद्र में, कोई दूसरे संसाधन मिल गए, खजाना मिल गया, उस पर इंडिया का अधिकार है 200 नॉटिकल मील पर। आया समझ में? तो ये जो कानून बना है ये उसी अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत ये सब डिसाइड किया गया है जो कि 1982 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा अपनाया गया था। डन? ओके। यहां पर एक चीज और समझिएगा, कभी कभी क्या होता है कि दो देशों की बाउंड्री समुद्र में टच हो जाती है। जैसे अगर हम श्रीलंका को देखेंगे तो श्रीलंका ऐसा मिल जाएगा, तो अब इसके बीच में 200 नॉटिकल मील का तो एरिया ही नहीं है, तो वो किसका होगा? श्रीलंका का कि इंडिया का? तो वो दोनों देशों का होगा, बराबर बराबर बांटा जाएगा समझौते के अकॉर्डिंग, जो जैसा भी अंतरराष्ट्रीय कानून है उसके अकॉर्डिंग बांटा जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कानून भी समझ में आया होगा। लागू किया गया था 1982 में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, देखिए 12 नॉटिकल मील, फिर 24 नॉटिकल मील और फिर 200 नॉटिकल मील। डन? ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया? तो देखिए, भारत की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने हाल ही में नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, मतलब टीबी रोग उन्मूलन प्रोग्राम के लिए भारत का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। आंसर हो जाएगा आंसर ए। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन टीबी को खत्म करने के लिए, इसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए, ठीक है, रणनीतिक और टेक्निकल सलाह देने का काम करेगी। किसको? भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री को। तो यह प्रधान सलाहकार है पर्टिकुलर इस कार्यक्रम के लिए, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम। तो प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है ना। सौम्या स्वामीनाथन की बात करें तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट भी रही है कभी। इन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल के रूप में भी कार्य किया है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। अब ये टीबी रोग उन्मूलन प्रोग्राम जो इंडियन गवर्नमेंट की पहल है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, इसकी प्रधान सलाहकार नियुक्त की गई। देखिए, इस कार्यक्रम की बात करें तो इस कार्यक्रम की ऑफिशियली शुरुआत 1997 में की गई थी इंडिया में। टीबी को भारत में खत्म करना इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था। सबसे पहली बार वैसे इसे एक अलग फॉर्म में शुरू किया गया था, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम 1962। आगे चलकर 1993 में इसका नाम चेंज किया गया, संशोधन किया गया और इसको नाम दिया गया राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। 1993 में नाम बदला और एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे देश में लागू किया गया। कब? 1993 में। और आगे चलकर 1997 में इसे पूरे देश में लागू किया गया, इसीलिए इसकी शुरुआत मानी जाती है 1997 में, ठीक है। ऑफिशियली पूरे देश में 1997 में
शुरू किया गया था। टीबी की बात करें तो देखिए, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है टीबी। क्वेश्चन आता है शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? लंग्स को प्रभावित करता है, फेफड़ों को। ठीक है, एक बैक्टीरिया के कारण फैलता है जिसे कहा जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, शॉर्ट में इसे टीबी कहते हैं। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि 2025 तक हम टीबी से इंडिया को मुक्त कर देंगे, यह इंडियन गवर्नमेंट का लक्ष्य। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि भैया नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन प्रोग्राम की प्रधान सलाहकार कौन नियुक्त की गई? तो यह नियुक्त की गई है कौन? सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। आगे आइए, हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो पूरे वर्ल्ड में हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा गया है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, थीम पूछी जा सकती है, देखिए तो 2024 में लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। 2024 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम है जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1989 में इस डे को मनाए जाने की घोषणा की थी और 1989 से हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में ऑब्जर्व किया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में लोगों को बढ़ती हुई पॉपुलेशन के प्रति जागरूक करना, पॉपुलेशन कंट्रोल करना, इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, थीम है 2024 में। 16वें वित्त आयोग के द्वारा गठित 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो पहले तो यह याद रखिएगा कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है भारत में? अरविंद पनगरिया। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के द्वारा एक 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता सौंपी गई है पूनम गुप्ता को। आंसर है। ठीक है, वैसे वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, तो राष्ट्रीय वित्त आयोग, 16वां राष्ट्रीय वित्त आयोग अध्यक्ष है अरविंद पनगरिया, और इसने जो सलाहकार परिषद गठित की है 5 सदस्यों की, उसकी अध्यक्षता सौंपी गई है पूनम गुप्ता को। पूनम गुप्ता की बात करें तो यह नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक के पद पर है वर्तमान में पूनम गुप्ता। ठीक है, इसके अलावा 4 जो अदर मेंबर है उनमें डी.के. श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, प्रांजुल भंडारी और राहुल बाजोरिया। वैसे अध्यक्ष याद कर लो, काम हो जाएगा, पूनम गुप्ता। ठीक है ना। ये वित्त आयोग को किस चीज की सलाह देने वाले? तो ये जो कमेटी बनी है सलाहकार परिषद, ये वित्त आयोग को धन के लेन देन से जुड़े सबसे अच्छे तरीके ढूंढने में मदद करेगी। वित्त आयोग की सिफारिशों को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इसके बारे में सिफारिशें देगी, और वित्त आयोग के द्वारा शोध अध्ययन तैयार करने में भी मदद करेगी। वित्त आयोग के जितने भी शोध हैं, जितने भी अध्ययन हैं, उनको तैयार करने में भी वित्त आयोग की मदद करने वाली है। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? 16वें अरविंद पनगरिया। इसने जिस सलाहकार परिषद का गठन किया है उसकी अध्यक्षता सौंपी गई है पूनम गुप्ता को। ठीक है ना। यहां पर 16वें वित्त आयोग के बारे में मैंने आपको बता दिया। 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। अध्यक्ष अरविंद पनगरिया है। ठीक है, आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना? तो सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है हाल ही में राजस्थान। आंसर हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, राजस्थान अगले 10 वर्षों के लिए रोड सेफ्टी एक्शन प्लान अपनाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। उद्देश्य क्या है रोड सेफ्टी एक्शन प्लान का? 2030 तक राजस्थान राज्य में रोड एक्सीडेंट को 50% तक कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। राज्य में लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में जागरूक करना, सड़क एक्सीडेंट के बारे में जागरूक करना, इस योजना को लागू किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 3 फेज में लागू की जाएगी। पहला जो फेज होगा 2025 से 27 तक लागू होगा, सेकेंड 2027 से 2030 तक, और थर्ड 2030 से 2033 तक। ठीक है, प्रोग्राम का नाम है रोड सेफ्टी एक्शन प्लान। अपनाने वाला पहला राज्य कौन? राजस्थान। बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है
और पिच ब्लैक जो एक्सरसाइज है उसकी मेजबानी किसके द्वारा की जाती है? तो हर देखिए, ये एक बहुराष्ट्रीय एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ध्यान रखना, जिसे कहा जाता है एक्सरसाइज पिच ब्लैक। इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करता है। तो 2024 में भी इसकी मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है, कहां पर आयोजित हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना? तो बहुराष्ट्रीय एयरफोर्स एक्सरसाइज से एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 में 12 जुलाई को यह शुरू होगी, मतलब 12 जुलाई को कल से यह शुरू होने वाली है। 12 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना? दुनिया भर के 140 से ज्यादा एयरक्राफ्ट यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया की ओर से इंडिया ने इस एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को भेजा है। तो भारत की ओर से यह पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है ना? तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही यह आयोजित किया जाता है। किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की स्थापना की घोषणा की है? तो वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की स्थापना की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्या करने वाली है? यूपी और नेपाल की सीमा पर मित्र वन की स्थापना करेगी, मतलब अलग अलग वन क्षेत्र डेवलप करेगी जहां पर वृक्षारोपण किया जाएगा। यह जो इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत लिया गया है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। इसके तहत देखिए, मित्र वन के तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। और ये जो पौधे हैं उत्तर प्रदेश और नेपाल की बॉर्डर पर 20 जुलाई 2024 तक बोए जाने वाले हैं। कितने? 35 करोड़ पौधे 35 जिलों में उत्तर प्रदेश में। स्पेशली कहां पर? स्पेशली यूपी और नेपाल की सीमा पर। वैसे 35 जिले अलग अलग क्षेत्रों में हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन स्पेशली यूपी और नेपाल की बॉर्डर को यहां पर कवर किया जाएगा। ठीक है, तो वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। आगे आइए, आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने नावू मनुजारू प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की? तो नावू मनुजारू प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है कर्नाटक सरकार ने। आंसर सी, एक प्रोग्राम है जो कि स्पेशली स्कूल के छात्रों के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, ये जो नया एजुकेशन ईयर आया है, जो नया शैक्षणिक वर्ष है, जुलाई से शुरू हुआ है, इस नए एजुकेशन ईयर में कर्नाटक गवर्नमेंट राज्य में नावू मनुजारू प्रोग्राम को शुरू करेगी। नाम क्योंकि आप जान रहे दक्षिण भारतीय लैंग्वेज में है तो थोड़ा सा अलग है। प्रोग्राम के तहत किया क्या जाएगा? प्रोग्राम के तहत जितने भी कक्षाएं हैं उनके बच्चों को समाज सुधारकों के बारे में और भारत में जितनी भी क्रांतियां हुई है उनके बारे में बताया जाएगा, ताकि स्कूल के जो स्टूडेंट है वो अवेयर हों और डिसीजन मेकिंग पावर स्कूल के स्टूडेंट की बढ़े। इसके तहत स्टूडेंट्स को अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं में, अलग अलग इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में, अलग अलग हिस्टोरिकल प्लेसेस में भी घुमाया जाने वाला है। तो ऑल ओवर देखें तो जितने भी छात्र हैं कर्नाटक के स्कूलों में, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ाना, उन्हें अपने कल्चर के बारे में पता हो, इस उद्देश्य से शुरू किया गया है नावू मनुजारू प्रोग्राम। कहां पर? कर्नाटक में। ओके, तो यहां पर 11 जुलाई के सभी करंट अफेयर हमने इजीली समझे, एक एक फैक्ट को डिस्कस किया। अब हम चलेंगे हमारी रिवीजन क्लास पर। लास्ट डे के जो करंट अफेयर हैं उनको हम यहां पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का शेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का शेफ डी मिशन नियुक्त किया गया गगन नारंग को। ठीक है, बुक कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट किसके द्वारा लिखी गई? तो कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट लिखी गई है MB रविंद्रनाथ के द्वारा। एग्रीकल्चर टुडे पत्रिका द्वारा किस राज्य को बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो यह है भारत का महाराष्ट्र राज्य। हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की? तो इसे शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने।
किस भारतीय खिलाड़ी को जून मंथ के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया? तो यह है जसप्रीत बुमराह। और विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जून मंथ के लिए स्मृति मंधाना, इंडियन प्लेयर है, ठीक है ना। हाल ही में बेरिल तूफान ने किस देश को प्रभावित किया? तो बेरिल तूफान ने प्रभावित किया है अमेरिका को, ठीक है, अमेरिका को प्रभावित किया है। किस राज्य के टेल वन्यजीव अभ्यारण्य में सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति की खोज की गई? तो यह प्रजाति खोजी गई है हाल ही में भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत में कुल रोजगार वृद्धि दर कितनी रही? तो यह रही 6%। ओके, आगे चर्चा मेरा ब्लू लाइन बाउंड्री किन दो देशों के मध्य स्थित है? ब्लू लाइन बाउंड्री लेबनान और इजराइल के मध्य में देखने को मिलती है। लास्ट क्वेश्चन क्या था? डीआरडीओ ने स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने यह टैंक किस कंपनी के साथ मिलकर बनाया? तो यह है लॉर्सन एंड टर्बो, आंसर डी। ये सारे करंट अफेयर लास्ट सेशन में हमने डिटेल में समझे थे, यहां पर हमारे कवर हो गए, सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लिए हमने। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आंसर ले लेते हैं पहले लास्ट डे के क्वेश्चन का। ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज जीमैक्स 2024 का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? तो भारत और जापान के मध्य में जीमैक्स 2024 ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, जापान में ही हुआ था, ठीक है। हाल ही में इंडियन आर्मी द्वारा कौन सा मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया? तो इंडियन आर्मी ने विद्युत रक्षक नाम का मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। और लास्ट क्या था? ब्रिक्स के विस्तार के बाद पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन रशिया में किया गया। ओके, आंसर मिल गए। अब कल के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ध्यान से देखिए। भारतीय नौसेना की फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? सेकंड क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? और मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए, मैं साइड हो गया हूं, ठीक है। आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक एक फैक्ट समझ में आया होगा। अब अगर वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं।